बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था। वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है। ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना। कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास? इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी, मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल के कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसी ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहाँ पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए। ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावटखोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है।
पितापुर नाम के छोटे से गांव के जंगल में एक गरीब चिड़िया पीलू कपड़े डिजाइनिंग का काम करती थी। वो अपने ही घर से छोटा सा बुटीक चलाती थी, वहीं पे काम करती थी और वहीं पे रहती थी। पीलू जंगल में पहली कपड़ा डिजाइनर थी। ऐसे ही एक दिन हरी तोती पीलू के यहाँ पहुँचती है। पिल्लू, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर लड़के को मेरी ड्रेस पसंद आ गई और मेरी शादी पक्की हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। लेकिन आप लड़के को पसंद आओगी कि नहीं, इसका मेरी ड्रेस से क्या लेना देना। बस मैंने कह दिया तो ये दिया, तुम मुझे ड्रेस दिखाओ। पीलू फिर दुखी मन से उसको ड्रेस दिखाती है और एक ड्रेस लेकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। ऐसे कैसे चलेगा, कोई मुझे पैसे ही नहीं देता है। यहाँ के लोग कब समझेंगे कि मैं एक बुटीक चलाती हूँ, फुटपाथ के कपड़े नहीं बेचती हूँ। हरी तोती को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आपकी ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है, लगता है किसी प्रीमियम बुटीक से ली है। आपको ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। लड़के की बात सुनकर हरी बहुत खुश होती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके बाद वो पीलू के पास जाती है। पीलू जी, मेरी ड्रेस मेरे होने वाले पति को बहुत पसंद आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसकी पेमेंट करने के लिए आई हूँ। आपको बहुत बधाई हो हरी, और धन्यवाद कि आप मुझे पूरे पैसे देने के लिए आई हैं। इसके बाद पीलू बहुत सी और पक्षियों को ड्रेसेस देने लगी और सभी उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पीलू सोच में रहती है, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे मेरी बुटीक को जमाने में। जो भी आती है मेरी तारीफ करती है, कपड़े की तारीफ करती है, लेकिन कोई भी पूरे पैसे नहीं देते हैं। फिर एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में हीरोइन आती है, साथ ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रहते हैं। शूटिंग के दिन उसकी ड्रेस में कॉफी गिर जाता है। वो बहुत नाराज हो जाती है। अरे, ये ड्रेस खराब हो गई है, यहाँ आते ही अब शगुन हो गया है। कोई होगा क्या जो मेरी ड्रेस नहीं लाकर दे दे। क्या यहाँ पर कोई डिजाइनर बुटीक है? मैडम, इस गांव के जंगल में कौन सा बुटीक होगा? तभी वहाँ शूटिंग देखने आई पीलू हीरोइन को आवाज देकर कहती है, हीरोइन जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे यहाँ पर डिजाइनर बुटीक है, आप मेरे यहाँ चलिए, मैं आपके लिए बेहतरीन ड्रेस बनाऊंगी। फिर हीरोइन पीलू के बुटीक में जाती है और बहुत से ड्रेस ट्राई करती है। उसे 3 ड्रेसेस पसंद आते हैं। पीलू, लगता है मैं तुम्हारी दुकान में अगर और रुकी तो पूरी दुकान ही खरीद लूंगी। तुम कमाल की ड्रेस डिजाइनर हो। अच्छा सुनो, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये लो पैसे। नहीं मैडम, आप मेरे यहाँ आई है, आपको ये ड्रेसेस मेरी तरफ से गिफ्ट। फिर पीलू हीरोइन से पैसे नहीं लेती है, लेकिन हीरोइन अपनी शूट खत्म करके वापस आती है। पीलू, तुमको इस बुटीक से कितना कमाई हो जाता है इस गांव के जंगल में? यही कोई 5-10 हजार रुपए, ज्यादा नहीं मिलते हैं। अरे, तुम जैसी टैलेंटेड ड्रेस डिजाइनर को इतनी कम इनकम, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महीने का 2 लाख रुपए दिलवा दूंगी। दूसरी हीरोइंस और अमीर बिजनेस कराने की लेडीज के लिए तुम ड्रेसेस डिजाइन करना, तुम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाओगी। पीलू ये सुनकर बहुत खुश होती है और अपने टैलेंट और मेहनत से वो बहुत जल्द ही बहुत तरक्की करती है और अब उसके पास बहुत सारी हीरोइंस का और अमीर घरानों की औरतों का ऑर्डर रहता है। पीलू बहुत अमीर हो जाती है, लेकिन उसे अपने गरीबी के दिन याद रहते हैं। वो हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त में कपड़े दान दे देती थी। इस तरह से पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी गलती की एहसास हो जाती है। सुंदरपुर नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखी। उसे तीर चलाना आ गया, उसने नाव चलाना सीख लिया और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना भी सीख लिया। उसके बाद वह घर लौटा। अब तो मैं सब कुछ सीख गया हूँ।
मैं जितने धन कमाना चाहता हूँ उतना कमा सकता हूँ। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे उसके मन में बहुत घमंड चढ़ गया था। बड़े घमंड से वह सब लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ। उसी गांव में आचार्य जयसूर्या भी अपना डेरा लगाए हुए रहते हैं। तो वह इस बालक को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इसे शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। भवती भिक्षां देहि। तो उस लड़के ने पूछा, तुम कौन हो और ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हो? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मुझे ही देख लो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आचार्य ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा, उसका मतलब क्या है? किसी के भी मन को वश में कर लोगे? तो आचार्य कहते हैं, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। वह लड़का आचार्य यह कहने पर भी कुछ नहीं समझ सका। उसने फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? शासन तो राजा बनाते हैं और प्रजा पालन करते हैं। हंसते हुए आचार्य ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। आचार्य की यह सब बातें सुनकर अपनी गलती की एहसास हो जाती है राजू को। तब राजू आचार्य को विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहता है, गुरुवर्य, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपने हुनर को सराहने से ज्यादा घमंड कर रहा था। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद राजू किसी के सामने अपने हुनर का डींगे नहीं मारता था और एक अच्छा और प्यार भरा इंसान होके अपनी जिंदगी बिताने लगा।